28 मई 2026। ईरान के नए आयतुल्ला का मानना था कि उनकी विशाल ड्रोन सेना अमेरिकी सेना के लिए अदृश्य है। भूमिगत ठिकानों और तटीय छिपे ठिकानों में छिपकर ईरान कुछ हद तक सफल अचानक हमले कर रहा था। उन्होंने अभी एक बहुत प्रचारित कूटनीतिक युद्ध विराम का इस्तेमाल आड़ के रूप में किया ताकि एक अमेरिकी ड्रोन को आसमान से गिरा सके। उन्हें लगता है कि उनके भूमिगत किले उन्हें ट्रैक करना नामुमकिन बना देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने पेंटागन को चकमा दे दिया है। वे पूरी तरह से गलत है। अमेरिका लगातार डेटा जुटाने, खुफिया जानकारी के विश्लेषण और उन सटीक ठिकानों की पहचान जहां उन संसाधनों को रखा गया था में लगा है। वे उस जानकारी को अपने पास रखे हुए थे और अब वे बस उसे इस्तेमाल करने के सही मौके का इंतजार कर रहे थे। 28 मई की सुबह अंतिम आदेश मिल गया। बंदर अब्बास में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भूमिगत ड्रोन ऑपरेशन सेंटर में हालिया सफलता का जश्न मना रहा है। उन्हें नहीं पता कि उनके सिर के ऊपर 2000 पाउंड का बम ध्वनि सीमा तोड़ रहा है। आयतुल्लाह को लगता था कि उसका गुप्त ड्रोन नेटवर्क सबसे बड़ा हथियार है। तो अमेरिकी सेना ने उसकी अदृश्य सेना का इतना सटीक नक्शा कैसे बनाया? 8 अप्रैल को, एक महीने से ज्यादा संघर्ष के बाद, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैकड़ों ठिकानों पर बमबारी कर सरकार के बड़े हिस्से को खत्म कर दिया, जिसमें उसके पूर्व सर्वोच्च नेता भी थे। और ईरान ने जवाब में अहम शिपिंग मार्ग बंद किया था। हॉर्मुज, जलडमरू मध्य। अमेरिका और ईरान आखिरकार एक अस्थायी और अंतरिम युद्ध विराम पर सहमत हो गए, जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान ने की थी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। इस युद्ध विराम को ईरान युद्ध के अंत की शुरुआत माना गया। ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य के धीरे धीरे फिर से खुलने का संकेत देने वाला था और दोनों पक्षों को स्थायी शांति समझौते की ओर बढ़ने की अनुमति देता था। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां शांत हुई, पर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से नाकाबंदी हटाने के संकेत नहीं दिए। जहाजों को बार बार धमकी देकर वहां से गुजरने से रोका गया, जिससे अमेरिका को आगे कार्रवाई करते हुए देश के बंदरगाहों तक आने जाने वाले ईरानी जहाजों पर अपनी सैन्य नाकाबंदी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें दोनों पक्षों पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। अप्रैल में ईरानी ड्रोन व मिसाइलों ने कई पड़ोसी देशों जैसे इराक पर कथित हमला किया। 19 अप्रैल को अमेरिका को एक ईरानी जहाज पर गोली चलानी पड़ी जो उसकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मई तक स्थिति और भी बिगड़ गई थी। दोनों पक्षों के बीच लगातार जवाबी कार्रवाई हो रही थी। उदाहरण के लिए 7 मई को ईरान ने 3 अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन, मिसाइल और तेज नौकाओं से बड़ा हमला किया। यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मेसन। अमेरिकी जहाजों को कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत पलटवार किया। ईरान के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास और केश्म द्वीप पर गोलाबारी की। कहा जाता है कि कई मिसाइल बैटरियां और ड्रोन झुंड रखे गए हैं। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्यमा बारूदी सुरंगा बिछाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने इन्हें नाकाम किया, जिसने बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को ट्रैक कर नष्ट किया। महीने के अंत तक इन बदले की लड़ाइयों का असर साफ था। संयुक्त राज्य अमेरिका पर बहुत असर नहीं पड़ा। उसने होर्मुज जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी में दबदबा बनाया, क्योंकि वहां विशाल सैन्य बल इकट्ठा किया था जो दुनिया के अग्रणी युद्धपोतों से बना था। सैकड़ों विमान और अत्याधुनिक उपकरण शामिल थे। इस बीच ईरान की सेना पूरी तरह तबाह हो गई थी। शुरुआती बमबारी में उसकी नौसेना और वायु रक्षा का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। बाद के हमलों ने IRGC की लॉजिस्टिक्स भी पंगु कर दी। उसकी महत्वपूर्ण संपत्तियां नष्ट हो गई और उसकी रक्षा के विकल्प बहुत कम रह गए। ईरान जानता था कि अमेरिका और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है जब चाहे, जैसे चाहे। उसके युद्धपोत जरूरी मिसाइलों से लैस थे और उसके स्टील्थ बॉम्बर व स्ट्राइक विमान यह वे साबित कर चुके थे कि वे ईरानी हवाई क्षेत्र में जब चाहे आ जा सकते थे। अपनी अधिकांश शक्ति खोकर अमेरिकी नौसेना को पारंपरिक तरीकों से चुनौती नहीं दे सके। IRGC के उच्च कमान के पास सिर्फ एक व्यवहारिक विकल्प था और उसने सामरिक रूप से रुख किया, जिसे वो अपनी आखिरी तुरुप का इक्का मानता था, अपनी ड्रोन सेना। पिछले वर्षों में ईरान ने दुनिया की सबसे खतरनाक और विकेंद्रीकृत ड्रोन बेड़ों में से एक बनाई। उन्होंने महंगे फाइटर जेट्स को छोड़ दिया और सस्ते, एक बार इस्तेमाल होने वाले कामिकाजे ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। शाहिद 136 जैसे कुछ स्ट्राइक ड्रोन ने
दुनिया भर की सेनाओं पर गहरा असर डाला है। उदाहरण के लिए रूस ने इस ड्रोन की डिजाइन लगभग हूबहू नकल करके गेरान 2 ड्रोन विकसित किए, जिनका उसने यूक्रेन पर बमबारी करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। वहीं अमेरिका भी अपने कम लागत वाले बिना पायलट के कॉम्बैट अटैक सिस्टम या लूकास यूएवीज विकसित करते समय शाहिद 136 से काफी प्रेरित हुआ था। ईरानी शस्त्रागार में शाहिद 149 या गाजा ड्रोन भी है, जो एक दिन उड़ सकता है और 13 बम ले जा सकता है, और शाहिद 129 जिसे अक्सर खुफिया, निगरानी और टोही यानी ISR मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हमले के अभियानों के लिए भी कई मानव रहित हवाई वाहन उपलब्ध है, जिनमें से कई सस्ते में बड़े पैमाने पर बन सकते हैं। IRGC की ड्रोन रणनीति मुख्य रूप से अपने लक्ष्यों पर झुंड बनाकर हमला करने पर निर्भर करती है, ताकि दुश्मन की वायु रक्षा पर भारी दबाव डाला जा सके। ईरानी कमांडर जानते थे कि अमेरिकी रक्षा प्रणाली उनके 99% मानव रहित विमानों को गिरा सकती है, लेकिन अगर वे बड़ा झुंड हमला करे, एक $20,000 का ड्रोन जाल से बचकर $1 अरब की अमेरिकी संपत्ति को अकार्यक्षम कर सकता है। तेहरान ये जानता था, अगर उसके पास अमेरिकी सैन्य ताकत का मुकाबला करने और अमेरिकी नौसेना को अपने जल क्षेत्र और हवाई क्षेत्र से बाहर निकालने का कोई मौका होना था, उसके ड्रोन ही निर्णायक होंगे। वे दिखाना चाहते थे कि आसमान पर उन्हीं का नियंत्रण है। ड्रोन की क्षमताएं दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उनका इस्तेमाल अमेरिका की सबसे महंगी और प्रभावशाली सैन्य संपत्तियों में से एक पर हमला करने में करना। उन्होंने अपनी नजरें अमेरिकी वायुसेना के सबसे अनमोल रत्न पर टिका दी, F-35C लाइटनिंग 2। 26 मई 2026 F-35 को सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें इतनी सारी सेंसर, स्कैनर और अन्य तकनीकें हैं जो इसे अपने पायलट और आसपास के क्षेत्र में मौजूद अन्य यूनिट्स को बेजोड़ स्तर की सिचुएशनल अवेयरनेस देने में सक्षम बनाती है। कहा जाता है कि यह सबसे स्टेल्दी एयरक्राफ्ट्स में से एक है। इसके डिजाइन का हर हिस्सा, उसके आंतरिक हथियार कक्षों से लेकर रडार शोषक बाहरी परत तक, इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि यह रडार की पकड़ में न आए और दुश्मन की हवाई सीमा से बिना देखे निकल सके। अब एक ईरानी ड्रोन उस चीज का पीछा कर रहा है जिसका पता लगाना नामुमकिन था, जिसे उसने ढूंढकर निगरानी शुरू कर दी। एक अमेरिकी F-35 जो तेहरान की नजर में ईरानी हवाई सीमा में घुसने की गलती की थी। कॉकपिट के अंदर F-35 के पायलट को अचानक एक तेज बीप की आवाज से सतर्क किया जाता है, जो उसके हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के अंदर की खामोशी को तोड़ देती है। उसके जेट के सेंसर सिस्टम ने रेडियो सक्रियता में अचानक बढ़ोतरी का संकेत दिया। नीचे कम प्रोफाइल ईरानी निगरानी ड्रोन ने F-35 देख लिया है और ये पहले से ही जमीन पर मौजूद IRGC टीमों को रियल टाइम इमेजरी भेज रहा है। ईरान के दक्षिणी तट की समुद्री चट्टानों के बीच मीलों नीचे छुपा हुआ एक वायु रक्षा बैटरी चालू हो रही है। IRGC ऑपरेटर जेट की सटीक स्थिति लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सिर्फ आखिरी कदम, जेट पर फायर करना, और थोड़ी किस्मत चाहिए थी। उसे सफलतापूर्वक निशाना बनाना था, लेकिन ये कोई आम काम नहीं था। ये अब तक बनाए गए सबसे महंगे और बेहतरीन ढंग से डिजाइन किए गए सैन्य उपकरणों में से एक था। F-35 प्रोग्राम की $1 ट्रिलियन लागत पर काफी चर्चा हुई है। आलोचक ये सवाल उठाते हैं कि वह पैसा वास्तव में कितना सही तरीके से खर्च किया गया, और जहां F-35 के डिजाइन के फायदे और नुकसान पर चर्चा की जा सकती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह एक असाधारण विमान है। इसे स्टेल्थ और जीवित रहने की क्षमता के पहले से मौजूद सभी मानकों को पीछे छोड़ने के लिए बनाया गया था। ये दशकों के निवेश और विकास का प्रतीक है। इसका आकार रडार रिफ्लेक्शन घटाने के लिए खास डिजाइन किया गया है। इसके सेंसर युद्ध क्षेत्र से मिलने वाले भारी मात्रा में डेटा को संकलित और एकीकृत करते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉनिक युद्ध घटक आधुनिक युग की सबसे उन्नत सैन्य तकनीकों में से कुछ पर आधारित है। F-35 केवल पहचान से बचने के लिए नहीं बना था, इसे अत्यधिक चुनौतीपूर्ण युद्ध क्षेत्रों में काम करने और सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों का भी मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। इंटरसेप्टर मिसाइलों से बचते हुए और दुश्मन के राडारों को झूठे संकेतों से भरते हुए, जिससे ये आसानी से सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों से भी हर बार लगभग बिना किसी नुकसान के निकल सकता है। तो जब तक ईरानी रक्षा तंत्र फायरिंग की तैयारी कर पाता, F-35 पायलट पहले ही जरूरी कदम उठा चुका होता। अपने विमान की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, सेंसरों और ट्रैकिंग प्रणालियों पर निर्भर रहते हुए वे शायद तुरंत दुश्मन की रक्षा प्रणालियों जाम कर देते, गलत संकेत भेजकर दुश्मन को भ्रमित कर देते। साफ टारगेट लॉक नहीं हो सका। ईरानी हथियारों के पास अमेरिकी फाइटर को भेजने का जरा भी मौका नहीं था, जो तुरंत वहां से निकल गया, ईरान की हवाई सीमा से सुरक्षित बाहर निकल गया। अधिकांश सेनाओं के लिए दुश्मन के जेट को देखना लेकिन न गिरा पाना आम बात है, लेकिन IRGC इतनी बुरी स्थिति में थी कि उसने इस घटना को किसी तरह की जीत के रूप में पेश किया। सेना के उच्च कमान ने अपने राज्य समर्थित मीडिया नेटवर्कों के जरिए घोषणा की
कि उनके रडार ऑपरेटरों और ड्रोन क्रू ने दुश्मन को पहचानने और ट्रैक करने में सफलता पाई और एक अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर को भी लॉक किया। उन्होंने कम रेजोल्यूशन की तस्वीरें प्रसारित की जिनमें ड्रोन की धुंधली फुटेज में F-35 जैसा कुछ दिखा और दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी प्रभुत्व के मिथक को तोड़ दिया है। ये दिखाता है कि ईरानी तकनीकों से F-35 को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन आसमान में किसी चीज को देख लेने और वास्तव में उस पर हमला करने में फर्क होता है। किसी विमान पर फायर करने और उसे सच में गिरा पाने में बड़ा फर्क है। ईरान ने बस इतना ही किया था कि उसने दिखा दिया कि वो एक अमेरिकी फाइटर जेट को देख सकता है, जो फिर बिना किसी समस्या के अपने बेस पर लौट गया। पायलट सुरक्षित है, विमान भी सुरक्षित है। यही असली सफलता की दास्तान है। लेकिन IRGC नहीं रुकी। उसी दिन जब ईरान ने F-35 का पता चलने की घोषणा की, उसने कुछ और ठोस भी दिखाया। एक और कहीं कम मूल्यवान अमेरिकी सैन्य साधन पर पुष्टिशुदा हमला हुआ। एक MQ-9 रीपर ड्रोन जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर, जिसे प्रीडेटर B भी कहते हैं, F-35 से काफी अलग है। यह मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाला, लंबे समय तक हवा में रहने वाला UAV है जो रिमोट कंट्रोल और स्वायत्त उड़ान दोनों में सक्षम है और 2007 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल हुआ। इन ड्रोन की सैकड़ों यूनिट्स बन चुकी है और इन्होंने इराक, अफगानिस्तान समेत कई जगहों पर युद्ध में उपयोगिता साबित की है। फ्रांस, जर्मनी, भारत, स्पेन और ताइवान समेत कई देशों ने रीपर ड्रोन में निवेश किया है और अमेरिका ने युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान में इनका नियमित रूप से इस्तेमाल किया है। 36 फीट लंबाई, 66 फीट विंगस्पैन और 12.5 फीट ऊंचाई के साथ ये ड्रोन F-35 की तुलना में काफी छोटे लक्ष्य होते हैं, लेकिन इन्हें मारना भी काफी आसान है। इन्हें हाई एंड स्टेल्थ या सर्वाइवल के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जैमिंग सूट्स या हाई स्पीड इवेजन क्षमताएं नहीं होती, जैसे दुनिया के अग्रणी फाइटर जेट्स में होती है। संभवतः IRGC इस बात से निराश था कि F-35 इतनी आसानी से बच निकला और किसी भी तरह की जीत हासिल करने के लिए इतना बेताब था। अपने प्रचार तंत्र को ताकत देने के लिए उसने MQ-9 पर नजरें गड़ा दी, जो गिराने के लिए आसान निशाना था। बताया गया कि संबंधित ड्रोन फारस की खाड़ी के ऊपर नियमित खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उड़ान भर रहा था। जब ईरान ने उस पर गोलीबारी की और उसे उड़ान के दौरान ही गिरा दिया, ड्रोन नष्ट हो गया और IRGC ने जश्न मनाया। उसने यह भी घोषणा की कि उसने दूसरे ड्रोन, एक RQ-4 खुफिया जानकारी जुटाने वाला ड्रोन पर भी गोली चलाई थी। सटीक रूप से कहें तो और युद्ध विराम समझौते के किसी भी कथित उल्लंघन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का वैध और निश्चित अधिकार सुरक्षित रखा। जनसंपर्क की दृष्टि से यह ईरानी हाईकमांड के लिए खास क्षण था। IRGC ने दिखा दिया कि वह बहुत पास आ जाने वाले पश्चिमी हथियारों को नष्ट कर सकता है और करेगा भी। लेकिन जब वह जश्न मना रहा था, तब US सेंट्रल कमांड अपनी प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहा था। ईरानियों को लग सकता था कि उनके पास बढ़त है, क्योंकि नए आयतुल्लाह को भरोसा था कि उसकी विशाल ड्रोन सेना दुश्मन के लिए लगभग अदृश्य है। पूरे झुंड गुप्त रूप से भूमिगत और तटीय ठिकानों में छुपाए गए थे। असल में अमेरिका लगातार डेटा इकट्ठा कर खुफिया जानकारी का विश्लेषण कर रहा था और IRGC के सैन्य संसाधनों के सटीक ठिकानों की पहचान कर रहा था। वह उस जानकारी को संभाल कर बैठा था, मौके के आने पर उसका इस्तेमाल करने के लिए इंतजार कर रहा था। संघर्ष विराम तोड़कर ईरान ने विरोधी को मौका थाली में सजाकर दे दिया। अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई करनी थी। वह जवाब 28 मई को आया। तभी एक सावधानी पूर्वक समन्वित त्वरित जवाबी हमला दल को हरी झंडी दी गई, ताकि IRGC पर वही हमला किया जा सके जहां सबसे ज्यादा असर हो। देश के सैन्य नेटवर्क के सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास, ईरान के दक्षिणी तट पर जो होर्मुज जलडमरू मध्य के जल क्षेत्र की ओर खुलता है। बंदर अब्बास संभवतः IRGC के नियंत्रण में सबसे अहम नौसैनिक केंद्र है। ये वर्षों से ईरान की पारंपरिक नौसेना और IRGC की नौसैनिक शाखा का मुख्यालय रहा है। रणनीतिक स्थिति ने ईरान को जलडमरू मध्य के पार और उससे आगे तक नियंत्रण और शक्ति प्रदर्शन का मौका दिया है। संघर्ष की शुरुआत में ही अमेरिका ने ईरानी नौसेना का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया था। फिर भी देश के पास छोटी नौकाओं का बेड़ा है, जिन्हें वो अक्सर झुंड बनाकर अमेरिकी युद्धपोतों और वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने के लिए भेजता रहा है, जो इस जलमार्ग से गुजरने की कोशिश करते हैं। ये छोटी दिखने वाली नौकाएं रॉकेट, बारूदी सुरंग और मशीन गन से लैस है, लेकिन ये एक गंभीर खतरा पैदा कर सकती है, खासकर उन मालवाहक जहाजों और तेल टैंकरों के लिए जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। फिर ड्रोन और मिसाइल का खतरा भी है। IRGC ने बंदर अब्बास व आसपास कई हवाई हथियार तैनात किए हैं। उसने UAV के झुंड और एंटी शिप मिसाइलें जलडमरू मध्य के ऊपर भेजी, ताकि जहाजों को चौंका सके। अमेरिका ये सब जानता है और बंदर अब्बास पर नजर रख रहा है। साथ ही
ईरान के तट के अन्य रणनीतिक स्थलों पर भी। पिछले कई हफ्तों से, सिर्फ कुछ दिन पहले, इसने चीजों को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। नौसेना के विध्वंसक जहाजों पर हमले के जवाब में शहर पर हमला किया। अब ये न केवल उन कार्रवाइयों को दोहराने के लिए तैयार है, बल्कि उन्हें और बढ़ाने के लिए भी तैयार है। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन गिराया, लेकिन अमेरिका जवाब में बड़ा झटका देने वाला था। 28 मई सुबह आखिरी आदेश आया और बंदर अब्बास ने फिर अमेरिकी सेना की पूरी ताकत महसूस की। शहर की रक्षा परिधियों को पार करते हुए, जिन्हें पहले के हमलों में पहले ही काफी कमजोर कर दिया गया था, सेंटकॉम बलों ने अयातुल्ला की यूएवी सेना के ड्रोन संचालन केंद्रों और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया। इनमें से एक केंद्र को सटीक हथियारों से निशाना बनाया गया। आईआरजीसी की बची कुछ कीमती संपत्तियों में से एक को भारी नुकसान हुआ। यही वे केंद्र है जहां ड्रोन को जोड़ा जाता है, संग्रहित किया जाता है और झुंड में हमले करने के लिए भेजा जाता है। यही ड्रोन ऑपरेटर प्रशिक्षण लेकर अपनी क्षमताएं निखारते हैं और अपने यूएवी उड़ाकर सैन्य व नागरिक लक्ष्यों पर बेखौफ बमबारी करते हैं। ईरानी शासन के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी के व्यापक क्षेत्र में किसी तरह का प्रभाव कायम करने का कोई भी मौका पाने के लिए ये केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं केंद्रों से देश कुवैत जैसे पड़ोसी देशों पर हमला कर पाता है। इराक और संयुक्त अरब अमीरात और कई को पहले ही खत्म किया जा चुका है। यही वजह है कि ईरान मार्च की शुरुआत में जहां लगभग 400 ड्रोन प्रतिदिन लॉन्च कर सकता था, वहीं मई तक ये संख्या घटकर कुछ दर्जन ही रह गई। अमेरिका जितनी अधिक सुविधाएं नष्ट करता है, आईआरजीसी का काम उतना मुश्किल होता जाता है। इन केंद्रों के बिना आयतुल्ला की यूएवी सेना का आकार मायने नहीं रखता। जब झुंडों के लिए बुनियादी ढांचा नहीं होता, तो झुंड रणनीति कम कारगर होती है। जले पर नमक छिड़कते हुए अमेरिका ने बताया कि स्ट्राइक के वक्त बंदर अब्बास के ऊपर उड़ रहे 4 ईरानी ड्रोन भी गिरा दिए गए और अचानक ईरान में माहौल जश्न से मातम में बदल गया, क्योंकि तेहरान को एक और गंभीर और असहज हकीकत का सामना करना पड़ा। उनकी कथित रूप से गुप्त ड्रोन संरचना उतनी गुप्त नहीं थी। आखिर एक बार फिर आईआरजीसी के अहंकार को झटका लगा था। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि समस्या यह थी कि उसके पास अमेरिका के खिलाफ किसी भी गंभीर तरीके से जवाबी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। यहाँ तक कि अगर उसने अपने पास बचा हुआ सब कुछ अमेरिकी नौसेना पर झोंक भी दिया, तो संभवतः वह अपने संसाधनों को बर्बाद कर देता और एक और अपमान झेलता। आईआरजीसी की उच्च कमान ने फिर से वही रणनीति अपनाई। उन्होंने एक आसान और कम सुरक्षित लक्ष्य तलाशा और उन्होंने उसे ढूंढ लिया। होर्मुज जलडमरू मध्य में नहीं, बल्कि पास के कुवैत में। युद्ध शुरू होने के बाद से ये छोटा पश्चिम एशियाई देश ईरान का पसंदीदा निशाना रहा है। संघर्ष के पहले दिन 28 फरवरी को ईरान ने कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अली अल सलेम सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला किया था। आने वाले हफ्तों में कुवैत को अतिरिक्त ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा, जो मुख्य रूप से अमेरिकी और इतालवी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे, जैसे कि कैंप बेरिंग की अमेरिकी छावनी। अधिकांश मामलों में कुवैती नेशनल गार्ड ने अमेरिकी बलों की मदद से अपनी हवाई सीमा में घुसे दुश्मन के ज्यादातर हवाई हथियारों को सफलतापूर्वक मार गिराया। बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद कुवैत ने घोषणा की कि उसकी अपनी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। आईआरजीसी ने अपने लक्ष्य की ओर मिसाइलों की एक बौछार और ड्रोन का एक छोटा झुंड दागा। एक अज्ञात अमेरिकी एयरबेस और निवासियों ने अपने आसपास धमाकों की आवाजें सुनने की सूचना दी। सौभाग्य से जल्दी ही पता चला कि ये धमाके ईरान के हथियारों के अपने लक्ष्यों पर लगने से नहीं हुए थे, बल्कि ये रास्ते में ही रोक दिए गए और हवा में ही नष्ट कर दिए गए। खाड़ी में अमेरिकी सुविधाएं बहुस्तरीय एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और पैट्रियट मिसाइल लॉन्चर से सुरक्षित है। ईरानी हथियारों के पास अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मारने का लगभग कोई मौका नहीं था और इस चरण में कुवैत में जमीन पर कोई नुकसान या हताहत की सूचना नहीं मिली थी, जबकि इस समय तक शायद उसकी विश्वसनीयता किसी अस्पष्ट रूप में बनी हुई थी और वह अब भी कूटनीति के छायादार गलियारों में मौजूद प्रतीत होती थी। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम लगभग खत्म हो चुका था। ये साफ था कि ईरान ने इस समझौते पर बुरी नीयत से सहमति दी थी और जलडमरू मध्य में अपनी नाकेबंदी ढीली करने का उसका कभी इरादा नहीं था। इस बीच आईआरजीसी के पड़ोसी देशों पर लगातार हमले और अमेरिकी नौसेना को खुली चुनौती देना ये साबित करता था कि तेहरान केवल बम और गोलियों की भाषा ही समझता है। अमेरिका एक बार फिर बेहद जिद्दी प्रतिद्वंद्वी के साथ बेरोक टोक बहुत जोखिम भरे टकराव में फंसा। दोनों देश हालात के लिए तैयारी में थे, इसलिए राजनयिक चैनल शांत हो गए। ऐसा लगा जैसे ईरान ने कुवैत पर हमला कर अपने पत्ते खोल दिए हों। अब गेंद फिर अमेरिका के पाले में थी। दुनिया देख रही थी कि अमेरिकी सेना कैसे प्रतिक्रिया देगी, लेकिन जो अगला हुआ वो कुछ बहुत अलग था। कोने में दबाव में आकर आईआरजीसी ने शायद सारी सावधानी छोड़ दी
और दक्षिणी तट पर बची वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय कर दी। वे कसम खाते हैं कि रडार क्षेत्र में आने वाले हर लक्ष्य पर गोली चलाएंगे, चाहे वे किसी भी तरह के हों या कहीं से भी आए हों। उस समय किसी भी तरह की संयम या शांति की कोशिश का दिखावा भी खत्म हो गया था और ईरान के नजरिए से आदर्श लक्ष्य मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। 31 मई को वह रडार की सीमा में आ गया। एक और अमेरिकी ड्रोन MQ-1 प्रीडेटर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर उड़ रहा था। एक ईरानी वायु रक्षा बैटरी ने उस पर लॉक कर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। ड्रोन के पास कोई मौका नहीं था, उसका मलबा नीचे पानी में गिर गया। इतिहास के खुद को दोहराने के एक अजीब मामले में और IRGC के इतिहास से कोई सबक न सीख पाने के प्रमाण के तौर पर तेहरान ने फिर जश्न मनाया। उसने अपनी सैन्य क्षमताओं का घमंड किया और सरकारी मीडिया ने ड्रोन गिराने को रणनीतिक मास्टर क्लास बताया। असल में ईरान ने एक बार फिर बस वही किया था, वो शेर को छेड़ना था। अब उसे पंजों का एहसास होने वाला था। संघर्ष के इस चरण में अमेरिका ने तुरंत प्रतिक्रिया की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। समय न गवाते हुए ईरान के अहम बुनियादी ढांचों की पहचान कर उन्हें निशाना बनाकर तबाह करने की योजना बनाई गई। ड्रोन के नुकसान के बाद फिर से अमेरिकी प्रतिक्रिया केवल कुछ ईरानी संपत्तियों या ड्रोन पर हमला तक सीमित नहीं थी। यह साधारण बदला नहीं था। अमेरिकी जवाबी हमला ईरानी और अमेरिकी सेनाओं के बीच भारी असंतुलन का एक और उदाहरण था। IRGC के ड्रोन गिराने के जश्न के दौरान अमेरिका ने अपनी हवाई संपत्तियां तैनात कर दी। पायलट फाइटर जेट्स व स्ट्राइक एयरक्राफ्ट में सवार होकर तेजी से आसमान में उड़े और लक्ष्यों की ओर बढ़े। इन विमानों में जमीन और हवा के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए प्रभावशाली मिसाइलें थी। अमेरिकी विमान ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे और दुश्मनों पर हमला किया। उन्होंने पहले उन वायु रक्षा संसाधनों पर ध्यान दिया जिन्हें ईरान तटीय छिपने की जगहों में सुरक्षित मानता था। फिर से IRGC छुपने बचने के खेल में उतनी माहिर नहीं निकली जितना उसका दावा था। मिसाइल बैटरियों के सटीक स्थानों की पहचान की गई और उन्हें फाइटर पायलटों को बताया गया, जिन्होंने तुरंत उन्हें नष्ट कर दिया, इससे पहले कि उनके ऑपरेटरों को समझ भी आता कि उन पर क्या हुआ। अमेरिकी फाइटर विमान फिर IRGC के एक और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की ओर बढ़े और एक पल में ईरान के सबसे महत्वपूर्ण नोड्स में से एक और को युद्ध क्षेत्र से हटा दिया गया, जिससे देश की कमजोर लॉजिस्टिक्स और अधिक पंगु हो गई। लड़ाई के क्षेत्र से निकलने से पहले अपने मिशन को अंतिम रूप देते हुए अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के 2 एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन भी नष्ट कर दिए, जो या तो क्षेत्रीय जल में गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को धमकी देने या उन पर हमला करने के लिए तैयार किए गए थे। और इसके साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को उसके कार्यों के परिणाम भुगतने के लिए छोड़ दिया। उसने एक ड्रोन तो गिराया, लेकिन इसके बदले 2 ड्रोन, एक पूरा ड्रोन नियंत्रण केंद्र और कई वायु रक्षा प्रणालियां खो दी। अचानक प्रेडेटर को गिराना अब IRGC के लिए शेखी बघारने की कोई बात नहीं रही। इस बिंदु पर कोई उम्मीद कर सकता है कि ईरानी सेना थोड़ी देर के लिए चुप रहेगी और अपनी अगली चाल सोचने के लिए थोड़ा समय लेगी। यही एक तार्किक और समझदार सेना करती। IRGC ने दिखा दिया है कि वह तार्किक और समझदार नहीं है। एक बार फिर इसके उच्च कमान का अहंकार किसी भी तर्क या समझदारी पर भारी पड़ गया। एक बार फिर IRGC ने चुप रहने का फैसला नहीं किया, बल्कि एक और हमला करने का फैसला किया। हताश अवज्ञा में उसने अपने सबसे शक्तिशाली बचे हुए हथियारों में से 2 यानी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को तुरंत लॉन्च करने का आदेश दिया, जो ईरान के अंदरूनी भूमिगत साइलों में छुपाई गई थी। उनका निशाना फिर कुवैत के अमेरिकी एयरबेस पर था। वे वहां तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि अमेरिकी राडारों ने जैसे ही लॉन्च को देखा, उसी पल बिना किसी हिचकिचाहट के अपने इंटरसेप्टर्स दाग दिए। ईरानी मिसाइलें नष्ट कर दी गई। खतरा खत्म। ये सभी हमले कुछ ही तारीखों पर हुए थे, कुछ ही दिनों में, जो ईरान के लिए पूरी तरह से विनाशकारी साबित हुए हैं। दोनों पक्षों के अंतिम आंकड़ों ने पूरी कहानी बयां कर दी। IRGC ने 2 अमेरिकी ड्रोन गिराए और F-35 बच्चा का वीडियो फुटेज लिया था। साथ ही कई मिसाइलें व्यर्थ गवा दी थी। इस दौरान अमेरिका ने 2 ड्रोन नियंत्रण केंद्र और कई हमलावर ड्रोन नष्ट किए और बड़ी संख्या में वायु रक्षा प्रणालियों को भी तबाह कर दिया था, बिना किसी नुकसान या हताहत के। इस तरह उन्होंने एक साफ और स्पष्ट संदेश दिया था कि फारस की खाड़ी पर नियंत्रण ईरान का नहीं, बल्कि अमेरिका का है और उसके अधिकार को चुनौती देने की हर कोशिश का विनाशकारी जवाब मिलेगा। आयतुल्लाह की ड्रोन सेना नष्ट करने से सिर्फ आसमान सुरक्षित हुआ। इस शासन को सच में तोड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना को समुद्र के रास्ते चलने वाली उनकी अरबों डॉलर की तेल अर्थव्यवस्था को रोकना पड़ा। ये ठीक कैसे हुआ, ये देखने के लिए एक अमेरिकी फाइटर जेट ने एक विशाल ईरानी नाकाबंदी तोड़ने वाले जहाज को पंगु बना दिया, जब उसने लेजर गाइडेड बम उसके 6 फुट लंबे धुएं के पाइप में गिरा दिया। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और हम आपको अगले युद्ध के मैदान पर मिलेंगे।